हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध की कानूनी व्याख्या देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है अपराध की अवधारणा और अपराध की व्याख्या पर वीडियो बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ ही अपराध की कानूनी व्याख्या का PDF मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप इसे देख वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो नेट सेट JRF और की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी उनके सिलेबस में ये अपराध की कानूनी व्याख्या शामिल है, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अपराध की कानूनी व्याख्या। अपराध जो है एक सापेक्षिक अवधारणा है जिसका संबंध देश तथा सामाजिक मूल्यों से है, लेकिन कई अपराध शास्त्रियों का मानना है कि अपराध की सही व्याख्या जो है कानूनी भाषा में ही की जा सकती है। अपराध की कानूनी व्याख्या के अनुसार वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य के संविधान, अपराध संहिता या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हों, अपराध कहलाएंगे। अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड पर अधिक जोर देता है। अपराध की कानूनी व्याख्या में अपराध के परिणाम और दंड पर जोर दिया जाता है। वर्तमान समय के समाजों में अपराध की वैधानिक या कानूनी व्याख्या को ही स्वीकार किया जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषाएं देखते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषाएं। पहली परिभाषा टाफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। तो टाफ्ट अपनी परिभाषा में कहते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, जिसके लिए दंड दिया जाता है। दूसरी परिभाषा गिलिन एवं गिलिन के अनुसार कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। गिलिन एवं गिलिन कानून के दृष्टिकोण से अपराध को किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही कहते हैं। और तीसरा मावरर के अनुसार अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। मावरर का कहना है कि अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। तो ये हो गई अपराध की परिभाषाएं। अपराध की कानूनी अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से निम्न बातों से संबंधित है। अपराध की कानूनी अवधारणा का संबंध जो है मुख्य रूप से निम्न बातों से संबंधित है। पहला, अपराध की धारणा समय एवं समाज के अनुसार बदलते रहती है। अपराध की जो धारणा है वह समय और समाज के अनुसार बदलता रहता है। जैसे यदि देखते हैं हम, उदाहरण के लिए शराबबंदी लागू होने से पूर्व शराब पीना अपराध नहीं था, किंतु जिन राज्यों में नशाबंदी हो गया है वहाँ अब शराब पीना जो है जुर्म माना जाता है। तो ये अपराध के लिए समय एक महत्वपूर्ण, समय के हिसाब से एवं समाज के अनुसार यह जो है बदल जाती है। जैसे पहले शराबबंदी लागू होने से पूर्व जिन राज्यों में नशाबंदी नहीं हुई थी वहाँ पर शराब पीना जुर्म नहीं था, लेकिन समय के साथ अब जैसे कानून बन गया है कि जिन राज्यों में नशाबंदी लागू हो गई है वहाँ पर शराब पीना अब जो है जुर्म माना जाता है। तो इस तरह से अपराध की धारणा समय के अनुसार बदलती रहती है। दूसरा, यदि भारतीय समाज की बात करें तो समाज के अनुसार भी, भारतीय समाज के संदर्भ में यदि देखें और देखा जाए और परखा जाए तो सभ्य समाज के कुछ कार्य और व्यवहार जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, वही चीज़ जनजातीय समाज में वही कानूनन अपराध या आपराधिक व्यवहार नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से एक समाज से दूसरे समाज में भी
अपराध की धारणा बदल जाती है और साथ ही साथ एक समय से दूसरे समय में भी अपराध की धारणा बदलती रहती है। तो इस तरह से समय एवं समाज के अनुसार अपराध की धारणा बदलती रहती है। अगला है, अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। यदि किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है तो न्यायालय ही यह देखता है कि व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा तो है या नहीं है। वह न्यायालय ही देखता है कि जब अभियुक्त आता है तो न्यायालय ही देखता है कि किसी कानून को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। न्यायालय अपराध का निर्धारण करने के लिए प्रमाणों को देखता है और वादी और प्रतिवादी दोनों की जो है सुनवाई करती है। तो इस तरह से अपराध का निर्धारण करने में मुख्य भूमिका न्यायालय का होता है। अगला है, अपराध में अपराधी का मकसद होना आवश्यक है। अपराध में अपराधी का मकसद होना आवश्यक है। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति सामान्यतः जानबूझकर समाज को हानि पहुंचाने के इरादे से करता है। अनजाने अथवा भूल से किया गया कार्य जो है उतना गंभीर अपराध नहीं माना जाता है जितना कि पूर्व इरादे से किया गया अपराध। अतः स्पष्ट है कि उद्देश्यपूर्वक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कानून विरोधी या वह व्यवहार जो जानबूझकर किए जाते हैं कानूनी दृष्टि से अपराध हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पिस्तौल देखते देखते उसके ट्रिगर को दबा देता है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, किंतु ट्रिगर दबाने वाले व्यक्ति को यह जानकारी नहीं रहती है कि ट्रिगर दबाने से पिस्तौल से गोली चल जाएगी और जिसको लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी दशा में न्यायालय उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ना तो गोली चलाना था और ना ही किसी को की हत्या करना था। अतएव कानून की दृष्टि से उसका यह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा और ना ही इसके लिए दंड दिया जाएगा। अतएव स्पष्ट है कि कानून की दृष्टि से अपराध का एक प्रमुख अपराधी में एक मकसद का होना आवश्यक है। अगला है, अपराध में अपराध में व्यक्ति के द्वारा कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वह कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करे। अगला है, अपराध का संबंध जो है दंड से है। अपराध का संबंध दंड से है। अपराधी के लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है और जिस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाता है उसे राज्य कानून विरोधी या समाज के लिए हानिप्रद नहीं मानता है। तो इस तरह से अपराध का संबंध दंड से है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। इसके अलावा अगला है, अपराध का संबंध सामूहिक हित एवं कल्याण से है। अपराध का संबंध सामूहिक हित एवं कल्याण से है। जो कार्य समाज कल्याण को ठेस पहुंचाते हैं कानून उन्हें अपराध घोषित करता है। तो इस तरह से अपराध का संबंध जो है सामूहिक हित एवं कल्याण से है। जो कार्य समाज कल्याण को ठेस पहुंचाते हैं कानून उन्हें अपराध घोषित करता है। अगला है, अपराध सामूहिक तथा व्यक्तिक अस्तित्व के लिए जो है हानिकारक होता है। अपराध यदि किसी समाज में होता है तो सामूहिक तथा व्यक्तिक अस्तित्व के लिए दोनों के लिए जो है हानिकारक होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और अंत में कानूनी दृष्टि से आपराधिक व्यवहार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह नैतिक दृष्टि से भी अपराध हो। यदि कोई व्यवहार कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह नैतिक दृष्टि से भी जो है अपराध हो। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये कानूनी दृष्टिकोण से अपराध
कि कानूनी अवधारणा का संबंध जो है मुख्य रूप से इन सारी बातों से होता है। आगे देखते हैं अपराध कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के लिए निर्धारक मानदंड। कानूनी दृष्टिकोण से किसी कार्य को अपराध कहेंगे, इसके लिए कौन कौन से मानदंड हैं। पहला है सुयोग्य आयु। कानून जो है उसी व्यक्ति के कानून विरोधी कार्य या व्यवहार को अपराध माना जा सकेगा जिसकी आयु जो है देश के आपराधिक कानून में निश्चित सुपरिभाषित आयु से कम न हो। अंग्रेजी कॉमन लॉ के अनुसार 7 साल से कम उम्र का बालक यदि अपराध नहीं कर सकता है क्योंकि उसे अपराध और अपराध के परिणामों का ज्ञान नहीं होता है। आधुनिक युग में अपराध शास्त्र के अंतर्गत बालकों के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य या व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है। भारत में बाल अपराध को कानूनी मान्यता है तथा इन्हें बाल न्यायालय के माध्यम से सुधार गृह में भेजा जाता है। अतएव स्पष्ट है कि कानून की दृष्टि से अपराध और अपराधी की परख करने का एक मानदंड जो है आयु है, जो राज्य के आपराधिक कानून या दंड संहिता से निर्धारित होती है। तो कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के निर्धारक मानदंड में एक महत्वपूर्ण चीज़ है आयु। यदि समाज या राज्य के आपराधिक कानून या दंड संहिता में जो आयु निर्धारित होगा उस आयु के व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही अपराध कहा जाएगा। अगला है कानूनी रूप से निषिद्ध कार्य। व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य तभी अपराध माना जाएगा जब वह वैधानिक रूप से निषिद्ध घोषित किया गया हो, उस राज्य के आपराधिक या दंड संहिता में निर्धारित किया गया हो तथा दंड संहिता में भी उसे गैर कानूनी माना गया हो। इस प्रकार वैधानिक दृष्टि से समाज विरोधी व्यवहार या कार्य को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कानून द्वारा वर्जित न किया गया हो। तो इस तरह से कानूनी रूप से निषिद्ध कार्य को ही जो है अपराध कहा जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कुछ समाज जहाँ पर हम देखते हैं कि जातीय बंधन कठोर हैं, वहाँ पर अंतर्जातीय विवाह करना जो है सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध माना जाता है, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से अंतर्जातीय विवाह को अपराध नहीं माना जाता है। सरकार अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करती है। तो यह जो है कानूनी दृष्टिकोण से जो है क्योंकि निषिद्ध कार्य नहीं है, इसलिए अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला है आपराधिक उद्देश्य। कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के निर्धारक मानदंड में अगला चीज़ है आपराधिक उद्देश्य। इसका अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक कार्य और व्यवहार उसके परिणाम को जानबूझकर कानून के विरुद्ध नहीं करता है, कानून और न्यायालय उसके कार्य को अपराध तथा उसे अपराधी नहीं मानते हैं। अतएव स्पष्ट है कि उद्देश्य पूर्वक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कानून विरोधी या व्यवहार जो जानबूझकर किए जाते हैं कानूनी दृष्टि से अपराध हैं। ये जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो है पिस्तौल को देखते देखते यदि उसके हाथ से ट्रिगर दब जाए और उससे उसकी गोली चल जाएगी और जिसको लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी दशा में न्यायालय उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानेगा क्योंकि उसका उद्देश्य ना तो गोली चलाना था और ना ही किसी का हत्या करना था। तो इस तरह से जो है अपराध के लिए एक आपराधिक उद्देश्य का होना जरूरी है। अगला है नियत और कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के निर्धारक मानदंड में अगला चीज़ है स्वैच्छिक। यदि आपराधिक कार्य या व्यवहार व्यक्ति की स्वेच्छा से
किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को जबरन, शारीरिक बलपूर्वक या दबाव के द्वारा कोई आपराधिक व्यवहार करवाता है तो न्यायालय में यदि ये साबित हो जाए कि दबाव के कारण ये अपराध किया गया है तो कानूनन यह कार्य या व्यवहार जो है अपराध नहीं माना जाएगा। उसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदूक दिखाकर ये कहता है कि अमुक के घर में चोरी करो या अमुक व्यक्ति को इस बंदूक से मारो अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो ऐसे दबाव में आकर किया गया आपराधिक व्यवहार कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं माना जाएगा। अतः कानूनन अपराध के लिए स्वेच्छा से किए जाने वाले व्यवहार को ही स्वेच्छा से किए जाने वाला व्यवहार भी जो है एक मानदंड होता है। व्यक्ति की स्वयं इच्छा होनी चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को मारे, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी जो है उस कार्य को जो है यदि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से करता है तभी जो है उसे कानूनी दृष्टिकोण से अपराध माना जाएगा। अगला है उद्देश्य की मात्रा। उद्देश्य की मात्रा दंड संहिता के अनुसार ही आपराधिक व्यवहार के उद्देश्य की मात्रा के अनुरूप दंड देने का प्रावधान है। आपराधिक व्यवहार के उद्देश्य कैसे हैं, उद्देश्य की कैसा उद्देश्य था, उसके अनुरूप ही दंड देने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति के द्वारा किस उद्देश्य से अपराध किया गया है, इस बात को देखना जरूरी है, क्योंकि चूँकि आपराधिक व्यवहार करते समय कर्ता की मानसिक दशाएं और प्रक्रियाएं तथा उसकी मनोवृत्ति को ज्ञात करना अत्यंत जो है कठिन कार्य होता है। फिर भी वास्तविकता यह है कि अपराध की परख करते समय कर्ता का आपराधिक इरादा या नियत या कार्य व्यवहार दोनों के संयोजन के आधार पर विचार किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रक्षक की नियत भक्षक की हो जाती है और वह अपराध कर बैठता है। इस प्रकार आपराधिक नियत और व्यवहार में समायोजन होने पर ही कर्ता के व्यवहार को जो है अपराध माना जाता है और उसे दंड विधान में जो है निर्धारित दंड के अनुरूप दंडित किया जाता है। अतएव उद्देश्य की मात्रा भी कानूनी दृष्टि से अपराध के निर्धारक मानदंडों में से एक है। तो इस तरह से आपराधिक उद्देश्य की मात्रा भी जो है कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के निर्धारक मानदंड में एक महत्वपूर्ण मानदंड है। अगला है दंड। वैधानिक या कानूनी दृष्टि से वही कृत्य या कार्य जो है अपराध माना जाएगा जिसके लिए दंड संहिता में जो है दंड निर्धारित किया गया हो। अर्थात कानूनी दृष्टिकोण से आपराधिक कार्य और व्यवहार के लिए दंड की स्वीकृति होनी चाहिए। जिस कार्य और व्यवहार के लिए दंड विधान में दंड देने या कर्ता को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, कर्ता का यह कार्य और व्यवहार दंडनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून उसे अपराध नहीं मानता है। जैसे कि मैं बताया, वर्तमान में भी जाति बंधन जिन समाजों में बहुत कठोर हैं, वहाँ पर अंतर्जातीय विवाह करना सामाजिक दृष्टिकोण से तो अपराध माना जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह कर लेता है तो उसे कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कार्य जो है कानूनी दृष्टिकोण से जो है अपराध नहीं है। कानूनी राज्य या सरकार अंतर्जातीय विवाह को कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं मानती है, इसलिए उसके लिए वह दंड का निर्धारण नहीं की है। वो तो अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपराध की कानूनी अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।